हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जयंता दास यानी कि डॉक्टर जेडी मैं आप लोगों को जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जो कि है मेरा पहला वीडियो लेक्चर क्लास 12 केमिस्ट्री का, और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है यानी कि सॉलिड स्टेट, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा। वो टॉपिक्स क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लास्टली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स मैं आज आप लोगों के साथ, ये पहला वीडियो लेक्चर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग एक एक करके टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, है कि नहीं। तो सॉलिड्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। मतलब कोई भी एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड तो आप लोग जानते ही होंगे सॉलिड किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी सॉलिड का डेफिनेट वजन होगा, वजन मतलब मास। ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसका तो वॉल्यूम होगा ही, और अगर वॉल्यूम होगा उसका एक शेप होगा, उसका एक आकार होगा, है कि नहीं, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, जिसके वजह से बोला है क्या, सॉलिड का एक डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। क्यों, चलो देखते हैं। क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है, देख रहे हैं आप लोग, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इन सब में जो डिस्टेंस है वेरी वेरी मच लेस कंपेयर टू दैट ऑफ दिस लिक्विड एंड कंपेयर टू दैट ऑफ दिस गैस, है कि नहीं। देयरफॉर this is one molecule, distance are very short, hence distance, intermolecular forces are also very strong because distance are too short, distance बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है सॉलिड में, ये मोलिकुल्स भी हो सकते हैं, एटॉम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन सब में डिस्टेंस कम है, यानी इन सब में फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन लिक्विड में देख सकते हैं आप लोग, इन सब के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन वही हो गया कि इन सब में जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। और गैसेस में क्या है, उन सब में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कि नहीं, जिसके वजह से सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस रहता है, जो बंधन रहता है, वो बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो लिक्विड और गैसेस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे करके हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते उसको, उसका जो मोलिक्यूल्स है, उसका जो पार्टिकल्स है, उसको हम लोग और प्रेशर देके उसे और टाइट नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी जितना टाइट होना चाहिए वो हो चुका है, उसको हम लोग और टाइट करके उसको हम लोग ऐसे चपटा नहीं कर सकते, उसे हम लोग और दबा नहीं सकते, जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया, वो हो गया आपका इनकम्प्रेसिबल। समझ में आया। और रिजिड मतलब वो टाइट, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब वो क्या हो गया आपका, वो टाइट हो गया। टाइट हुआ मतलब इट इज रिजिड, मतलब सॉलिड्स आर रिजिड। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ऑब्वियसली सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर वो वेरी क्लोजली पैक्ड, है कि नहीं।
वेरी क्लोजली पैक्ड देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ऑब्वियसली अगर क्लोजली पैक्ड होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा इन केस ऑफ सॉलिड इट इज हाईएस्ट देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, है कि नहीं। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर मास ज़्यादा होगा यानी कि क्या होगा, डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, है कि नहीं। ये एग्जाम्पल देखने से पता चल रहा है। ये पर यूनिट वॉल्यूम में ये अगर एक वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 जो भी हो मीन यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड में जितना मास रहेगा लिक्विड में उतना मास नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज लिक्विड आर फार मोलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है कि नहीं। और गैसेस में दे आर वेरी वेरी मच फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर डेंसिटी इज ग्रेटर or greatest in solid compared to that of liquid and gases. Clear? Again, solid diffuse very slowly compared to that of liquid and gases. एक और एक important point है। Diffusion मतलब क्या है? Diffusion मतलब movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है। कोई भी गैस जब एक एरिया से दूसरे एरिया में चला जाता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है कि नहीं, बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन सॉलिड एक एरिया से दूसरे एरिया में उसका पार्टिकल्स जाने के लिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होना पड़ेगा तभी जाके ये होगा। वाई? बिकॉज इन सॉलिड मोलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और they cannot move from one place to another without breaking the forces in between them, है कि नहीं। वो अपने बीच में जो फोर्सेस है सॉलिड में, जो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है उन फोर्सेस को तोड़ के बिना वो जा नहीं सकते। लेकिन गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड, जिसके वजह से वो दूसरे एरिया में आसानी से मूव कर सकते हैं। कहाँ से? जहाँ पे उसका शुरुआत हुआ या तो जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है टू द एरिया ऑफ अनदर एरिया वेयर द कंसंट्रेशन इज लेस। जिसके वजह से क्या बोला गया है कि सॉलिड कैन मूव फ्रॉम सॉलिड कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और सॉलिड कैनॉट द सॉलिड पार्टिकल्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, लाइक दैट ऑफ गैसेस। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। मतलब सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तब वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होता है, मतलब वो गल जाता है। गल के वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? मेल्टिंग कहेंगे। क्लियर? तो हम लोग को ये जो अभी मैंने जो कुछ पोस्टुलेट्स बताया है उससे हम लोगों को सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को कुछ पता चला। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला? कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक के बैठते रहते हैं, उन सब में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है, और उन सब में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। और सॉलिड का पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम है वो मूवमेंट ना के बराबर है कंपेयर टू दैट ऑफ गैसेस वेयर वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और सॉलिड को जब हम लोग मेल्ट कर सकते हीट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो सॉलिड को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे अब? ठीक है, ज़रा देखते हैं। अब सॉलिड को हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वो क्या है? आपका क्रिस्टलन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड। ठीक है। तो क्रिस्टलन सॉलिड किसे कहते हैं और एमोर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? चलो समझते हैं। क्रिस्टलन सॉलिड में कैरेक्टरिस्टिक्स शेप रहता है, वो सब सॉलिड का कुछ डेफिनेट शेप रहता है। डेफिनेट शेप मीन उसको आप लोग जब भी देखेंगे उसका एक फिक्स्ड
शेप रहेगा, फिक्स स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन एमॉर्फस जो सॉलिड्स रहेगा उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, वो जिस किसी आकार में रह सकता है, जिस किसी शेप में भी रह सकता है, कैसा भी शेप में रह सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कुछ उनमें कुछ रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, उसमें कुछ जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा, है कि नहीं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मैंने बोला है, एटॉम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन सब में ऐसा कुछ जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट या तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस टाइप में अरेंज हुआ है, यहाँ पे दूसरे एक टाइप में अरेंज हुआ है कि नहीं। लेकिन ये अरेंजमेंट इसके साथ रिपीट हो रहा है कि नहीं, फिर ये अरेंजमेंट इसके साथ रिपीट हो रहा है, मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट में ये मॉलिक्यूल्स का लेयर रिपीट हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं एमॉर्फस में जो है, ये जो एमॉर्फस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन सब में कोई रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं है। जिस किसी मैनर में भी ये सब अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, मतलब इनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कुछ डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किया हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये सब एक अरेंजमेंट में, फिर इसमें दूसरा एक अरेंजमेंट में, लेकिन ये जो पहला जो लेयर है वो थर्ड लेयर के साथ रिपीट हो रहा है, फिर सेकेंड लेयर जो लेयर है ये आपका फोर्थ लेयर के साथ रिपीट हो रहा है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसमें कुछ रिपीटेशंस वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, वो ऐसे ही रैंडमली अरेंज्ड है। दे डू नॉट एग्जिबिट सच टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और रिपीटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि रेगुलर अरेंजमेंट उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है। ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसके वजह से ही क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उतना डिग्री सेल्सियस आते ही या तो उतना डिग्री केल्विन आते ही वो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का ऐसा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट या तो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोला गया है कि जनरेट प्लेन एंड स्मूथ सरफेस व्हेन कट विद ए शार्प टूल। जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तब आप लोग देखेंगे कि ऐसा एकदम स्ट्रेट कट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको जब काटा गया देखिए आप, स्ट्रेट स्मूथ सरफेस यहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन आप इसमें देखिए कोई जनरेट स्मूथ सरफेस आया कि नहीं आया। इसको यहाँ पे काटने का कोशिश किया, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ही निकल गया, ये टुकड़ा या तो ये पार्ट। मतलब उसको आप जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप काटेंगे उससे एक प्लेन सरफेस जनरेट होगा या तो एक स्मूथ सरफेस जनरेट होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड को जब आप काटने का कोशिश करेंगे ऐसा स्मूथली, आप काट नहीं सकेंगे, वो इरेगुलर कटिंग हो जाएगा। यही एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ में आया। और एक डिफरेंस क्या बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रहता है, और एमॉर्फस सॉलिड में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है इन ऑल द डायरेक्शन। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है। क्यों वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आप देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देखिए आप ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए आप ये जो पार्टिकल्स है ये एक टाइप का है, और ये जो पार्टिकल्स है ये दूसरे टाइप का है। ये रिपीटेशन हो रहा है, जिसके वजह से
आप जब इस तरह ये जो लाइन खींचा गया है इस तरफ अगर कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, अगर निकलने का कोशिश करेंगे तब उसका जो वैल्यू आएगा आप ये डायरेक्शन में जब अगर मेज़र करेंगे तब उसका वैल्यू सेम नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ये डायरेक्शन में जब जब इसका मेज़र करेंगे तब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस टाइप का पार्टिकल के साथ आपका सामना होगा दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दोज पार्टिकल्स इफ यू मेजर इन दिस डायरेक्शन। है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? मतलब in the two direction when you will measure any physical property for a crystalline solid you will find two different values because of the differences in arrangement of the particles in two different directions, whereas in case of amorphous you will find the same value of physical properties irrespective of the direction in which you have measured. Why? क्योंकि उन सब में जो particles है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है वो रेंडमली अरेंज्ड है जिसके वजह से वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का, जहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेजर करते हैं वो डिफरेंसेस आता है अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनआइसोट्रोपिक कहेंगे। और जहाँ पे डिफरेंस नहीं आता इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक कहेंगे। आइसोट्रोपिक कहेंगे। आइसो मतलब सेम, डिफरेंसेस नहीं आता, आइसो मतलब सेम, आइसोट्रोपिक। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी का वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड। वो सच्ची में एक सॉलिड है क्योंकि उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो एमोर्फस सॉलिड का जो मैंने पहले बोला उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है कि नहीं? जिसके वजह से एमोर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल ग्लास, राबर, ये सब आपका एमोर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, ये सब हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स का एक डेफिनेट या तो रेगुलर या तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो रिपीट होता है उसका रिपीटेशन रहता है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, whereas no such repetitions or geometrical pattern is existent in amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, whereas in case of amorphous solid it is not fixed. समझ में आ रहा है? फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब आप मेजर करेंगे अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन यू विल फाइंड इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट, व्हेयरएज इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड आप देखेंगे कि वो वैल्यू सेम आ रहा है। व्हाई? बिकॉज इन एमोर्फस सॉलिड ऑल द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली, व्हेयरएज इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स they are not randomly arranged, rather they are arranged in a definite geometrical pattern। है कि नहीं? जिसके वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं और एमोर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। स्यूडो मतलब उसको फेक सॉलिड भी कह सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, एमोर्फस सॉलिड्स, दे आर एमोर्फस सॉलिड्स। व्हेयरएज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकता है आपका जो मैंने दिया है कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और भी बहुत सारा है। दिस आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेके ही डिस्कस करेंगे। लेकिन नहीं समझ में आया आप लोग अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो टॉपिक क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। मैंने पहले ही बोल रखा है कि ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोगों ने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है चलो देखते हैं। उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है मोलिकुलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड भी उसे हम लोग कहते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड जो है आपका ये क्या है?
ये बेसिकली ऐसा सॉलिड है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिकुल्स हो, वो पूरा एक मोलिकुल्स होगा, यानी कि एटम्स, एटम्स 2 या 3 तरह के एटम्स मिलके मोलिकुल होता है कि नहीं, उन सब में मोलिकुल्स रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेगा वो बेसिकली मोलिकुल्स रहेगा। समझ में आ रहा है? और आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेगा वो कुछ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस रहेगा, कैटायंस और एनायंस मिलके वो होगा आपका आयोनिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स वो क्या होगा आपका, वो है कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इमर्ज्ड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, मतलब ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स के सी में वो बह रहा है, स्विम कर रहा है। ऐसा सॉलिड में ऐसा सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। और कोवैलेंट सॉलिड में किसे कहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ नॉन मेटल्स होगा, नॉन मेटल एटम्स होगा। वो एटम दूसरा और एक इसी टाइप का एटम हो सकता है जिसके साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ के एग्जिस्ट करता है। वो जब एग्जिस्ट करता है वो अपना स्ट्रक्चर ऐसा फैलाता है जैसे देखने में ऐसा लगता है कि वो एक नेटवर्क हुआ, जिसके वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड को हम लोग फिर से क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप में। वो क्या है आपका, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अभी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कैसे कहते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल सॉलिड CO2, आयोडीन, ये सब नॉन पोलर क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है कि नहीं? ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है। व्हाई? बिकॉज डाइपोल cancel out each other and therefore its net dipole moment is equal to 0. Therefore whenever this type of molecule exists in solid form, they are called as what? Whenever this type of molecules रहता है या तो एग्जिस्ट करता है नेचर में इन सॉलिड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर सॉलिड्स कहेंगे। समझ में आया? और एक एग्जांपल जैसे कि आयोडीन दिया मैंने, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन। आयोडीन का स्ट्रक्चर कैसा है, आई ऐसा। ये आयोडीन के बीच में जो होमोन्यूक्लियर है, यानी कि 2 सिमिलर टाइप के एटम में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो रहेगा, इन सब में सेम रहेगा। इसमें कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगा। पोलैरिटी मतलब आपका डिफरेंस इन चार्जेस बिटवीन द 2 एटम्स इन ए बॉन्ड, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जिसके वजह से आपका वो जो मोलिक्यूल होगा वो आपका हो जाएगा क्या, नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन जो प्रीवियस एग्जांपल था जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें बॉन्ड सब पोलर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर है, ये दोनों बॉन्ड पोलर है। लेकिन ये दोनों बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी ये मोलिक्यूल एज अ होल बिकम्स नॉन पोलर। व्हाई? बिकॉज द डाइपोल ऑफ द 2 bonds mutually cancels each other and makes the molecule as a whole non-polar. Therefore, if such type of molecules exist in the form of a solid, then this type of substance is called as what? Non-polar molecular solid. समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड कैसे कहते हैं वो देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, HCl। HCl जो है, इसमें आपका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो गया आपका पोलर। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द चार्जेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एक्चुअली नो डिफरेंट, चार्जेस का डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इन द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा क्लोरीन की तरफ झुक जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, जिसके वजह से चार्ज सेपरेशन होने लगता है। तो जहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। तो सॉलिड HCl, ये जो सॉलिड HCl होगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। वो ये सॉलिड HCl को हम लोग पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। और एक एग्जांपल सॉलिड NH3। सॉलिड NH3 का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है स्ट्रक्चर। वाई पोलर मोलिकुलर सॉलिड, बिकॉज dipole has been created between nitrogen and hydrogen here also and this here also, and therefore this type of molecule net dipole moment is not equal to 0, therefore this is a type of what, here polar molecular solid। समझ में आया, क्लियर। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स एंड पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के बीच में यही डिफरेंस है। नॉन पोलर में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है कोई मोलिकुल का, या तो कोई जो सॉलिड है उस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोलिकुल्स रहेगा उन सब में कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, और पोलर मोलिकुलर सॉलिड में जो मोलिकुल्स रहेगा उन सब में कुछ नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा, जिसके वजह से उसे हम लोग पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड क्या है, वो हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड किसे कहते हैं, उसे समझने के लिए हम लोग को पहला ये जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा एक बॉन्ड है जहाँ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड करता है उसे ही हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। वो हाइड्रोजन बॉन्ड वो किसके साथ फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन का, वो होता है आपका फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। समझ में आया। आउट ऑफ दिस 3 एलिमेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं, followed by this one। क्लियर। सो इन सब के साथ जब हाइड्रोजन कुछ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो होगा आपका शेयरिंग होगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तब वो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो स्पेसिफिकली उसका नाम दिया गया है कि हाइड्रोजन जब भी ये 3 एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एटम्स ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स, एनी वन ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स, then this type of bond will be specifically termed as what, hydrogen bond। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि मोलिकुलर सॉलिड्स का जो 3 टाइप है, जो कि आपका नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स का बीच में डिफरेंसेस क्या है आप लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं। तो ये तीनों टाइप ही आपका मोलिकुलर सॉलिड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मोलिकुल्स, not in the form of singly as atoms or ions or anything other। इसमें डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मोलिकुल्स रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बीच में जो आपका एट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो क्या है, वो है आपका लंडन फोर्सेस या तो डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। वो डिस्पर्शन फोर्सेस जो इन सब में जो एग्जिस्ट करता है वो वीक है, वो उतना ताकतवर नहीं है, जिसके वजह से ये मोलिकुलर सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं है, लो है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मोलिकुल है, ये एक मोलिकुल है, एज्यूम कीजिए, ठीक है। इन सब में कुछ चार्ज सेपरेशन है, मतलब चार्ज सेपरेशन मतलब ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लक्चुएशन की वजह से चार्ज सेपरेशन हुआ है। इसमें भी सेम, जिसके वजह से इन सब में जो अट्रैक्शन आया है, ये अट्रैक्शन जो है, ये अट्रैक्शन डायरेक्टली ऐसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, ये अट्रैक्शन हुआ है जस्ट एक दूसरे के नज़दीक आने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा जो अट्रैक्शन होता है वही एग्जिस्ट कर रहा है। उन सब में ऐसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है जो कि
अपना अपना बीच में जो अट्रैक्शन है, अपने बीच में जो एटॉम्स है उन सब में जैसा अट्रैक्शन है, वो एक मोलिक्यूल और एक मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वैसा नहीं है, उतना नहीं है, वीक है वो। मेरा कहने का मतलब है कि वो मोलिकुलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है या तो अट्रैक्शन है, हाँ, वो अट्रैक्शन एक मोलिक्यूल और दूसरा मोलिक्यूल के साथ उतना अट्रैक्शन नहीं है, जिसके वजह से वो अट्रैक्शन काफ़ी हद तक वीक है, जिसके वजह से उसका नाम दिया गया है लंदन या तो डिस्पर्शन फोर्सेस कहा गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अभी हम लोग चलते हैं आयनिक सॉलिड्स को। आयनिक सॉलिड्स को मैंने पहले ही बोला है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका आयंस रहेगा, कैटायंस एंड एनायंस रहेगा। एज फॉर एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम आपका 6Cl- से सराउंडेड रहेगा और क्लोरीन आपका 6Na+ से सराउंडेड रहेगा। ठीक है, तो जिसके वजह से उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है, वो चार्ज सेपरेशन है वो डायरेक्ट चार्ज सेपरेशन है, डायरेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वहाँ पे वो पार्शियल, उसमें मोलिकुलर सॉलिड में जो मैंने बोला था वहाँ पे पार्शियल चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जिसके वजह से एक मोलिक्यूल के बीच में या तो एक एंटिटी के बीच, एक एंटिटी और दूसरे एंटिटी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक कम है कंपेयर टू दैट ऑफ इन आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे उन सब में जो अट्रैक्शन रहे वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स, जिसके वजह से आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज सेपरेशन हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। ये प्लस का कंप्लीट एक चार्ज, कंप्लीट एक स्पेयर है और यहाँ पे माइनस का कंप्लीट एक स्पेयर है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो अभी ये डायरेक्ट जब चार्ज सेपरेशन हुआ है, इन सब में जब अट्रैक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्ट प्लस हो रहा है, डायरेक्ट प्लस चार्ज, और यहाँ पे डायरेक्ट माइनस। यहाँ पे कोई ये दोनों मिलके ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्मेशन नहीं हो, जहाँ पे मैंने ये मोलिकुलर सॉलिड्स में कहा था। मोलिकुलर सॉलिड्स में आपको क्या कहा था, ऐसा हुआ जहाँ पे इस तरफ अगर कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ये हो जाएगा आपका निगेटिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव एंड डायरेक्ट नेगेटिव, मतलब फुल्ली सेपरेटेड, जिसकी वजह से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस का स्पेयर, ये माइनस का स्पेयर, जिसके वजह से ये प्लस और माइनस में जो अट्रैक्शन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसके वजह से आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स। समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मेटेलिक सॉलिड्स क्या कहता है। मेटेलिक सॉलिड जो कि मैंने पहले ही बोला है, कुछ पॉजिटिव आयंस वो बहता हुआ आपको मिलेगा, किसमें? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, मीन इलेक्ट्रॉन्स का सी में या तो उस इलेक्ट्रॉन्स का सागर में। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये पॉजिटिव स्पीसीज इमर्ज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस चार्ज जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्नल्स कहेंगे, KERNELS, कार्नल्स। कार्नल्स आर इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
मेटेलिक बॉन्ड्स कहेंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपका जो यहाँ पे मैंने जो बोला कार्नल्स, वो कार्नल जो इमर्ज रहता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, हाँ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आपका कंडक्ट करता है क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटेलिक सॉलिड का और एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मतलब उसको हम लोग पीट के उसको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब उसको हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस आर द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ योर मेटालिक सॉलिड्स। समझ में आया? अभी नेक्स्ट जो सॉलिड है वो क्या है आपका, कोवेलेंट सॉलिड, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क सॉलिड। ये देखिए सब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है कि नहीं, जिसके वजह से ये जो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड ये फॉर्मेशन होता है, या तो उन सब में जो मोलिक्यूल्स रहता है उन सब उसमें जो एटम्स रहेगा वो एटम्स होगा आपका कुछ नॉन मेटल एलिमेंट्स का एटम्स रहेगा, यानी कि कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, मतलब वो मेटल्स नहीं होगा, पूरा मेटल्स होगा ही नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल योर डायमंड, ये एक स्ट्रक्चर है डायमंड का। यहाँ पे देखिए आप, ये एक कार्बन है, दूसरा और एक कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्ड किया हुआ है, और एक कार्बन के साथ बॉन्ड किया हुआ है। कि किस टाइप का बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो ये जो एडजेसेंट एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड कर रहा है रिपीटेडली बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये करते करते एक नेटवर्क जैसा, एक नेट का जैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके वजह से हम लोग इस टाइप ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। उसका मेन एग्जांपल है आपका डायमंड। डायमंड और क्या है, बोरॉन नाइट्राइड Bn, क्वार्ट्ज SiO2, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पता चला। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्या है आपका, मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। तो मोलिकुलर सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स आपका मोलिक्यूल्स रहेगा, आयनिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स आपका आयंस रहेगा, यानी कि कैटायंस एंड एनायंस, और मेटेलिक सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, एंड दोज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इमर्ज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और है आपका नॉन मेटल एलिमेंट्स का एटॉम्स। उन सब में जो बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही वो सारा जो एटॉम्स है नॉन मेटेलिक एटॉम्स वो जुड़ा हुआ रहेगा आपस में, और जिसके वजह से वो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर करेगा। हेंस दोज कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क सॉलिड्स। क्लियर हुआ? और मोलिकुलर सॉलिड्स को हमने पहले ही बताया कि उसे हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई किया है, क्या, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर, समझ में आया? तो आज का जो मेरा लेक्चर है यहीं तक सीमित रहेगा, और मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता हूँ या तो मिलूँगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स, धन्यवाद मेरा ये वीडियो को देखने के लिए। और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरा नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए मुझे अवश्य कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।